हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था 1 दिसंबर का करंट, आई होप कि आप सभी ने देखा हो। नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज, जो कि जुड़ा है एक पोर्ट से। उस पोर्ट का नाम है वाधवान पोर्ट। सबसे पहली बात तो ये एक ग्रीन फील्ड ग्रीन फील्ड पोर्ट है ना। कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है दहानू दहानू महाराष्ट्र में। दहानू महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। सो फर्स्ट थिंग, ये कहा गया है कि वाधवान पोर्ट आने वाले टाइम में काफी ज्यादा गेम चेंजर होने वाला है फॉर इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड। क्योंकि जब जब इसे डेवलप कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसे डेवलप किया जा रहा है। और ऐसा कहना है कि 2034 तक ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। जब ये बन के रेडी होगा तो ये पूरी दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में शामिल हो जाएगा, जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड हमें देखने के लिए मिलेगा, है ना। 2029 तक इसके इसके 4 टर्मिनल्स कंप्लीट हो जाएंगे, 4 टर्मिनल्स। और बाकी के बचे हुए जो 5 टर्मिनल्स होंगे वो 2034 तक पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएंगे। और जब ये बन करके तैयार होगा तो इंडिया का जो ट्रेड है, अभी जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा जो कि काफी सस्टेनेबल हो और हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट को पल्यूट नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको मोदी जी नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी, जो कि अब चेंज भी हो जाएंगे क्योंकि इलेक्शन हुआ है ना। तो नाम हो सकता है कि अब कोई और देखने मिले, मे बी देवेंद्र फडणवीस जी में भी यहाँ पर देखने के लिए मिले। एंड हियर इज द मिनिस्टर ऑफ फिशरी एंड पोर्ट, जिनका नाम है सर्बानंद सोनवाल जी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड पोर्ट, जिनका नाम है सर्बानंद सर्बानंद सोनवाल जी, है ना। तो आपको यहाँ की लोकेशन याद रखनी है। इंडिया के ट्रेड में ये काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला है और गेम चेंजर साबित होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एन एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज का नाम है सिनबेक्स एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? सिनबेक्स एक्सरसाइज। ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये बता रहा है कि ये इस एक्सरसाइज का पहला एडिशन होस्ट किया गया है, फर्स्ट एडिशन। कौन कौन से 2 देशों के बीच? तो पहला तो है अपना प्यारा भारत और दूसरा है कंबोडिया। पहली बार भारत और कंबोडिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। और इसे होस्ट किसने किया है? इसे होस्ट किया है हमारे प्यारे भारत ने। और भारत में भी कहाँ पर इसे होस्ट किया गया है? एट पुणे। ठीक है। पहली एक्सरसाइज है, इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया और कंबोडिया की एक्सरसाइज है। कब से कब तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है? तो फ्रॉम 1 दिसंबर टू 8 दिसंबर इसे कंडक्ट किया जाएगा। वन मोर थिंग, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि हमारी आर्मी की एक्सरसाइज है। इसमें दोनों देशों की आर्मीज ने पार्टिसिपेट किया। एम क्या होगा? अब कोई भी 2 देश अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एम आप समझ ही सकते हो, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। राइट। कहाँ पर कंडक्ट की गई है? पुणे में। इंडिया ने इसे इस बार होस्ट किया है। इंडिया और कंबोडिया के बीच है। नाउ कंबोडिया अगर आया है न्यूज में तो वी शुड नो अबाउट द लोकेशन ऑफ कंबोडिया। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है कंबोडिया, जिसकी कैपिटल है जिसकी कैपिटल है नोम पे, है ना। ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड से, लाओस से, वियतनाम से। एंड हियर इज गल्फ ऑफ थाईलैंड। ये वाला जो लोकेशन है ना, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट इज अगेन एन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज एक्चुअली चल रही थी, पर अब हुआ क्या है कि ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर 2024।
अब ये एक्सरसाइज का कंक्लूजन हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है। कहाँ पर इसे होस्ट किया जा रहा था? तो इसे होस्ट किया जा रहा था देवलाली, महाराष्ट्र में। मतलब इंडिया ने इसे होस्ट किया है। कौन सा एडिशन है? 13th नंबर का एडिशन है। किन दो देशों के बीच है? तो ये है इंडिया और सिंगापुर के बीच। इंडिया और सिंगापुर के बीच। कहीं कहीं पे ना आपको ये एक्सरसाइज ऐसी भी लिखी हुई दिखेगी, XAW 2024। इसका भी नाम सेम ही है, अग्नि वॉरियर ही है। कब से कब तक इसे कंडक्ट किया गया? 28 ऑफ नवंबर से लेकर के 30th ऑफ नवंबर तक इसे कंडक्ट किया गया देवलाली, महाराष्ट्र में। और ये भी इंडिया और सिंगापुर की एक आर्मी एक्सरसाइज है। मतलब दोनों देशों की आर्मीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ओके, आप एडिशन याद रखना, ये 13th एडिशन है। जो लास्ट वाला हमने एक्सरसाइज पढ़ा था ना, वो पहली एडिशन थी। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू कॉप। कॉप 16 एक्चुअली। कॉप का क्या मतलब होता है? कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये वो वाली कॉप नहीं, आप सोच रहे होगे इसके पहले भी हमने कॉप पढ़ा, फिर से कॉप कहाँ से आ गया? तो ये एक्चुअली UNCCD का कॉप है। मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। किस तरीके से हम डेजर्ट को खत्म कर सकते हैं, डेजर्ट के जो एरिया है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसे कॉप 16 कहा गया है। और ये कहाँ पर होस्ट किया गया, कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई? तो वो है रियाद, विच इज कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है। कब से कब तक इसे होस्ट किया जाने वाला है? तो इसे होस्ट किया जाने वाला है 2 ऑफ दिसंबर से लेकर के 13th ऑफ दिसंबर तक। तो कहाँ पर होस्ट किया जा रहा है? कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस है? ये डेजर्टिफिकेशन के लिए है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो जाहिर सी बात है कि एम क्या होगा इसका? एम यही है कि लैंड को हमें क्या करना है? रीस्टोर करना है। एंड जो भी हम डेवलपमेंट करें वो ड्रॉट रिजीलियंस हो, है ना? क्योंकि ड्रॉट अगर आएगा तो डेजर्ट फॉर्म होगा, हमें डेजर्ट फॉर्म करने से बचना है, उसे रिड्यूस करना है। ठीक है, डेजर्ट का एरिया क्योंकि काफी जगह पे बढ़ रहा है, जैसे अपने भारत पे भी एक डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का भी एरिया काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो उसे भी रोकने के लिए यहाँ पे बातचीत की गई है। यहाँ पे किसने पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से? तो वो मैं आपको बता दूं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, जिनका नाम आई होप कि आप सभी को पता होगा। नहीं भी पता तो जान लो, भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, इन्होंने भारत की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू, आपको इमेज में दिख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप जी, है ना? तो हुआ क्या है कि अब क्योंकि यूएसए में क्या हो रहा था, इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे नवंबर में, और अब ये इलेक्शन फाइनली कंडक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर इलेक्शन जीत लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, है ना? ये इलेक्शन किसके किसके बीच था? ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, अगर आप सभी को याद हो तो। ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। तो इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज कर ली है। साथ ही में ये जनवरी में शपथ लेंगे एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इन्होंने एक्चुअली वॉर्न किया है ब्रिक्स देशों को। क्यों वॉर्न किया है ब्रिक्स देशों को? क्या किया है ब्रिक्स देश ने? तो उसके बारे में जरा जान लेते हैं। इन्होंने ये वॉर्न किया है कि अगर ब्रिक्स देशों ने कोशिश की यूएस डॉलर को अंडरमाइन करने की, तो उन देशों को 100% टैरिफ पे करना पड़ जाएगा, है ना? इसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ब्रिक्स के बारे में पता होगा। ब्रिक्स जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से मिलकर के बना हुआ है। इसमें कुछ और कंट्रीज थी जो कि जुड़ी थी अभी हाल ही में। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो कंट्रीज हैं इजिप्ट, इजिप्ट, इथियोपिया, इथियोपिया, ईरान और यूएई। ये कंट्री अभी रिसेंटली इसी साल जुड़ी हैं इसमें।
और जब अक्टूबर में कजान रशिया में जब इसकी बैठक हुई, कजान रशिया में जब इसकी बैठक हुई, आप सभी ने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया था। 16th नंबर की ये समिट थी। तो जब यहाँ पर बैठक हुई थी ना, तो वहां पर ये बात कही गई थी कि ब्रिक्स देश मिल करके एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना? नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर द ट्रेड, सो दैट हम डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकें। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन। तो अब ये बात जब बोली गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डॉलर का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 58% ट्रेड में डॉलर का ही यूज किया जाता है। लेकिन ब्रिक्स देशों ने क्या डिसाइड किया कि हम एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो डॉलर का अगर डिपेंडेंसी डॉलर पे हमारी कम हो गई, तो डेफिनेट सी बात है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी को देखते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने वार्न किया है ब्रिक्स के देशों को। ये टोटल 5 कंट्रीज और 4 जो अभी रिसेंटली जुड़ी हैं, मतलब कि टोटल 9 कंट्रीज को, कि उन्हें 100% टैरिफ पे करना पड़ेगा अगर उन्होंने ऐसा किया तो। ठीक है? तो आप बस इतना जानो कि क्या हुआ है। ब्रिक्स की अभी बैठक हुई थी, 16 समिट कंडक्ट की गई थी कजान रशिया में। अक्टूबर में ये बैठक हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। अब ब्रिक्स आया है तो यू शुड नो अबाउट द ब्रिक्स का फॉर्मेशन। तो मैं बता देती हूँ, ब्रिक्स को फॉर्म किया गया था ईयर 2009 में। एज सच तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, पर इसका एक बैंक है, एनडीबी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? शंघाई, चाइना में लोकेटेड है। ठीक है? तो इतनी चीजें आप यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड ऑफ दिसंबर को। आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी को याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। आई होप आप सभी को याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ये जो गैस ट्रेजेडी है, ये कब हुई थी? 2 और 3, मतलब 2 और 3 दिसंबर की नाइट, रात में ये ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। जिसके बाद यहाँ पर एक कंपनी थी, आपको उस कंपनी का नाम भी पता होगा, नहीं पता तो लेट मी टेल यू। वो कंपनी है यूनियन यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी, जहां से काफी जहरीली गैस का लीकेज होना शुरू हुआ था। एंड दैट गैस इज मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना? और इससे करीबन, अगर आप अंदाजा लगाएं, तो 50,000 से भी ज्यादा लोग अफेक्ट हुए थे और करीबन 5,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी इस जहरीली गैस की वजह से। तो इसी दिन को डेडिकेट करते हुए हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, कि हमें क्या करना है? पोल्यूशन कंट्रोल करना है अपने एनवायरनमेंट में। इसकी थीम भी रखी गई है, थीम है क्लीन एयर ग्रीन अर्थ। ग्रीन अर्थ, ये इस बार की थीम रखी गई है 2024 की। ठीक है? आप देख ही रहे होगे कितना ज्यादा दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 भी क्रॉस कर चुका है ना? उससे भी ज्यादा हो चुका है। सो डेफिनेटली हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना ही है, अगर हमें अपनी एनवायरनमेंट, अपने अर्थ को बचाना है तो। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्नेक बाइट। अभी क्या हुआ है कि स्नेक बाइट को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया है। इससे पहले तमिलनाडु वो स्टेट बना था जिसने अपने यहाँ पर स्नेक बाइट को नोटिफिएबल डिजीज बताया था, और अब सरकार ने, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। WHO का एक डेटा आया है जिसमें ये बताया गया है कि 50% से भी ज्यादा स्नेक बाइट से डेथ होती है इंडिया में। ये WHO का डेटा है ना? केवल 10% ही ऐसे केसेस है स्नेक बाइट के जिन्हें हम ट्रीट कर पाते हैं।
तो WHO ने एक टारगेट रखा है कि बाय 2030 हमें स्नेक बाइट से होने वाले डेथ्स को रिड्यूस करना है ना? डेथ्स को क्या करना है? रिड्यूस करना है, जिसके बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे नोटिफिएबल डिजीज के अंडर में रखा है। ठीक है, आप ये याद रखना कि तमिलनाडु इसके पहले ऑलरेडी ये कर चुका है, स्नेक बाइट से जो डेथ होती है उसको नोटिफिएबल डिजीज के अंडर में रख चुका है। ओके, नेक्स्ट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। मैंने आपको बताया था कि नागालैंड ने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया था 1 दिसंबर को, है ना? क्योंकि नागालैंड को फॉर्म किया गया था 1 दिसंबर 1963 में। तो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 10 दिनों का फेस्टिवल होता है। और इस बार कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, कौन से एडिशन का? तो इस बार जो एडिशन सेलिब्रेट किया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल का, दैट इज ऑफ 25th एडिशन। 25th एडिशन। और पार्टनर कंट्री कौन कौन सी रही है? तो पार्टनर कंट्री है इस बार वेल्स एंड जापान। ठीक है, सो यू शुड नो कब से कब तक ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक। और इसी वजह से हम हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि होस्ट किया जा रहा था लखनऊ में। लखनऊ में भी कहा? बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। इंडोर स्टेडियम में। तो हुआ क्या है यहाँ पर? अगर हम यहाँ पे डबल्स कैटेगरी की बात करें तो गायत्री गायत्री और जॉली, इन लोगों ने यहाँ पर मेडल जीता है, इस टाइटल को जीता है डबल्स की कैटेगरी से। पीवी सिंधु ने सिंगल सिंगल फीमेल की कैटेगरी से यहाँ पर ये टूर्नामेंट जीत लिया है। एंड मेंस सिंगल की कैटेगरी से लक्ष्य सेन, ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, लक्ष्य सेन ने ये टाइटल जीत लिया। लक्ष्य सेन ने एक्चुअली ये पहली बार ये टाइटल जीता है, पर पीवी सिंधु ने ये टाइटल 3rd टाइम जीता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि कहाँ पर इसे होस्ट किया गया, किसने कितनी बार जीता है। लक्ष्य सेन का ये पहला टाइटल था, पर पीवी सिंधु का तीसरा था। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू लद्दाख में सबसे पहले आइस हॉकी टूर्नामेंट इस सीजन का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वो भी कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? दुरबुक दुरबुक विलेज से। ठीक है, बस ये याद रखना, इस सीजन का सबसे पहला आइस हॉकी टूर्नामेंट है जो कि लद्दाख में स्टार्ट हो चुका है। आई होप you all liked it. So stay tuned, keep learning, keep revising, and do watch all the daily current affairs. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि क्या-क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल ये रहा या नहीं रहा, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस फंसे या नहीं फंसे। डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।